Hi everyone, welcome to Lakshya Economics classes. Students, today we will start the topic probability. So students, in day-to-day life, we all make use the word probability. But generally people have no idea about the word probability. Generally we use, for example, हम एक word use करते हैं कि it may be rain. It may be rain today or not. तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी कि इसके रेन होने के चांसेस है भी और नहीं भी है. 50% चांसेस है और 50% नहीं है, तो वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी. मैंने एक वर्ड यूज किया स्टूडेंट्स अभी, चांसेस. तो ये जो चांस है ये ही प्रोबेबिलिटी होता है कि समथिंग हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कि एक स्टूडेंट है, उसने यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप करना है, तो उसके चांसेस है 90% और 10% है ना होने के. ठीक है, तो 90% चांसेस है और 10% उसके ना होने के, मीन्स कि हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. तो वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन एंड देयर कॉन्सेप्ट्स. तो इसकी डेफिनेशन देख लो कि प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. कि कुछ एक इवेंट्स किए जाते हैं, उनका ट्रायल किया जाता है. रैंडम एक्सपेरिमेंट्स मींस ट्रायल, कि उनका ट्रायल किया जाता है या उनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी होने की या ना होने का क्या चांसेस होंगे. सपोज कि एक कॉइन है, उसका टॉस किया, कॉइन का टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है, रैंडमली एक्सपेरिमेंट किया है, हमने टॉस किया है, तो क्या आएगा वो हमें नहीं पता है. ओके स्टूडेंट्स, वो हमें नहीं पता है, हमने एक्सपेरिमेंट किया है. तो प्रोबेबिलिटी हेड के आने की और टेल के आने की, दोनों के आने के चांसेस क्या है? 50-50%. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी. दोनों के चांसेस क्या है? 50-50% है. दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके हम कुछ कॉन्सेप्ट्स करते हैं और वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे. उनके बिना आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पाएंगे. तो लेट्स वी स्टार्ट देयर कॉन्सेप्ट्स. ओके फ्रेंड्स, अब हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं. तो लेट्स सी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. It is an experiments or a process for which the outcomes cannot be predicted with certainty. कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, किसी भी चीज पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो सर्टन नहीं होता है. सपोज कि कॉइन है, उसको टॉस किया हमने, तो टॉस करने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. दोनों के चांसेस 50-50% होंगे. तो सर्टेन तो नहीं है ना, ये फिक्स तो नहीं है कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा. तो हमें उस जिसके बारे में पहले से ना पता हो. दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. सपोज कि डाई को थ्रो किया, डाई को थ्रो किया तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4, 5 एंड 6. 6 के 6 में से कुछ भी आ सकता है, बट हम उसके बारे में सर्टन नहीं है. क्या आएगा? 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा हमें नहीं पता है. ठीक है, तो वो क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. नेक्स्ट है इवेंट्स. पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल. इवेंट्स क्या होते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स,
कि जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दोनों के 50-50% चांसेस है। तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, कॉइन का एक होगा ना, एक बार टॉस करने से एक आउटकम पॉसिबल होता है, ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ऐसे डाई को मैंने थ्रो किया, थ्रो करने पे या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। दिस इज कॉल्ड इवेंट्स। तो इनको इवेंट्स को A, B, C इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल। कि मैंने एक इवेंट को, जैसे कॉइन है उसको थ्रो किया, सॉरी कॉइन है उसको मैंने टॉस किया, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 2 होंगे, या हेड या टेल। ऐसे डाई है उसको थ्रो किया तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे। कार्ड्स होते हैं जो ताश के पत्ते होते हैं, वो एक पैक के अंदर 52 होते हैं, तो पॉसिबल टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 52 होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इफ द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच इवेंट इज इक्वल और सेम। स्टूडेंट्स, सपोज कि किसी भी इवेंट को हम जब उसका ट्रायल करते हैं तो उस ट्रायल के चांसेस 50-50% हो, बराबर चांसेस हो। सपोज कि कॉइन को टॉस किया तो या हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों के चांसेस क्या हुए, 50-50% हुए ना। ऐसे एक डाई है उसको मैंने थ्रो किया तो डाई को थ्रो करने से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 के 6 जब आएंगे, कुछ भी आएगा इनमें से, तो इन सभी के चांसेस बराबर होंगे। मीन्स कि 1/6 सभी के चांसेस इक्वली होंगे। तो दिस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 events are said to be mutually exclusive when they cannot be simultaneously in a single trial. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि कॉइन को जब मैंने टॉस किया, जब कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल आता है, दोनों इकट्ठे तो नहीं आ सकते ना, तो so they cannot be simultaneously in a single trial। कि both cannot be occur, both cannot be occur, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कि मैंने डाई को थ्रो किया तो क्या इकट्ठे आ सकते हैं, 1 और 2, 2 और 4 इकट्ठे नहीं आ सकते ना, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 2 events are said to be the independent if the accuracy of one does not affect and is not affected by the accuracy of the other। कि 2 इवेंट करने हमने, सपोज की कॉइन है उसको 2 बार टॉस करेंगे, फर्स्ट टाइम किया और सेकंड टाइम किया, तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। कि फर्स्ट टाइम मैंने जब कॉइन को टॉस किया तो हेड आ गया, और जब मैंने सेकंड टाइम कॉइन को टॉस किया तब टेल आ गया, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट, इनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है ना, तो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स
dependent events. Two events are said to be dependent if the accuracy of one does affect the probability of the accuracy of the other event. Means कि जब फर्स्ट इवेंट होता है, फर्स्ट ट्रायल होता है, तो वो डिपेंडेंट होता है सेकेंड ट्रायल पे. तो वो कैसे होता है कि सपोज ताश के पत्ते हैं, कार्ड्स हैं, एक पैक में 52 होते हैं, ठीक है. तो जब मैंने इनमें से किंग निकालना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग. किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 52 कार्ड्स है, उनमें से मैंने किंग निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होने की क्या चांसेस होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो स्टूडेंट्स एक 52 पैक के कार्ड में 4 किंग होते हैं. ओके, तो 4 किंग होते हैं, तो उसके चांसेस क्या होंगे 4/52. तो ये तो था फर्स्ट इवेंट. अब इसमें एक ये बात कहता है डिपेंडेंट कब होता है, व्हेन देयर विल नॉट बी रिप्लेस्ड. मीन्स कि जो मैंने एक कार्ड निकाला है वो वापस इस कार्ड में रिप्लेस नहीं करेंगे, तब वो डिपेंडेंट इवेंट होगा. कि जब मैंने एक कार्ड निकाल लिया तो बाकी किंग कितने रह गए, 3 रह गए. तो अब जब सेकेंड टाइम मैंने ट्रायल किया, तब किंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/52. तो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी की 2 टाइप से डेफिनेशन करेंगे. फर्स्ट है हमारी क्लासिकल और मैथमेटिकल, और सेकंड है एम्पिरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम करते हैं क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसके बाद करेंगे एम्पिरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है. जनरली स्टूडेंट्स हमारी प्रोबेबिलिटी में यही डेफिनेशन यूज की जाती है, सभी क्वेश्चन में यही हमारा डेफिनेशन है वो यूज की जाएगी. तो इस क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, PA = फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस. तो ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स. P मीन्स प्रोबेबिलिटी, A मीन्स इवेंट्स, फेवरेबल केसेस, एक्यूरेसी ऑफ द इवेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस. तो इसको हम M/N भी लिख सकते हैं. ओके, तो M मीन्स क्या होता है, एक्यूरेसी ऑफ द इवेंट्स, N मीन्स टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस. ठीक है स्टूडेंट्स. तो PA का मीनिंग क्या होता है, हैपनिंग ऑफ इवेंट्स, हैपनिंग होने की, और जब P ऊपर डैश लगा देते हैं तो नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम P और Q भी लिख सकते हैं, जो कि P + Q बन जाता है. और P + Q किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है स्टूडेंट्स. कि P होता है हैपनिंग एंड Q होता है नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स = 1. एक एग्जांपल देख लो कि कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा.
तो वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ हेड के आने की, हैपनिंग ऑफ इवेंट हेड, तो क्या आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस है, टोटल नंबर ऑफ केसेस पोस्ट 2 है, कॉइन को टॉस किया 2, तो एक्यूरेसी ऑफ द इवेंट फेवरेबल क्या है, हेड, हेड कितनी है 1, तो कितने केसेस हो जाएंगे 1/2, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 1/2, और ना होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2, मीन्स P और Q, तो P हमारे पास 1/2 प्लस Q भी 1/2 इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। ठीक है, ये था मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चंस देख लो। इस टाइप के आते हैं वो क्वेश्चंस देखो। कि देखो एक तो अभी हमने एग्जांपल की थी कि कॉइन को टॉस किया, प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बाय टॉस ऑफ कॉइन, कॉइन को टॉस किया, प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होगी, तो फेवरेबल केसेस क्या है 1, और टोटल नंबर ऑफ केसेस 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी 1/2 कि फेवरेबल केसेस बटा टोटल नंबर ऑफ केसेस। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे देखो कि सपोज व्हाट इज द probability of getting an even number in a throw of die, डाई को थ्रो किया तो इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल केसेस क्या होंगे, फेवरेबल केसेस, तो स्टूडेंट्स एक डाई है, डाई के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 केसेस आ सकते हैं, तो इवन नंबर कितने हैं 2 4 एंड 6, तो 3 है ना हमारे पास फेवरेबल केसेस, और टोटल नंबर ऑफ केसेस 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो फेवरेबल केसेस है हमारे पास 3 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 6, तो 1/2 इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, मीन्स 50-50% चांसेस है ऑड और इवन के आने के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a king in a draw from a pack of cards, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं एक पैक में 52, और प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या होगी, फेवरेबल केसेस है जो, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग मीन्स की फेवरेबल केसेस क्या होंगे 4, एक कार्ड के अंदर किंग कितने होते हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या आ जाएगी, फेवरेबल केसेस
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। स्टूडेंट्स हम इसको बार बार ये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे n लिख सकते हैं और यहाँ m, तो यहाँ हम m बटा n लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा 4/52, तो 1/30। तो के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। In a lottery, there are 10 prizes and 90 blank. If a person hold one ticket, what is the chances of getting a prize? तो प्राइजेस के आने के उसको चांसेस कितने हैं? तो ये देखो स्टूडेंट्स कि सबसे पहले n टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है हमारे पास 10 प्राइजेस है और प्लस 90 ब्लैंक है, 100 m फेवरेबल केसेस। तो वो कह रहा है प्राइजेस के आने के चांसेस, प्राइजेस कितने हैं 10, तो 10 है हमारे फेवरेबल केसेस। तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज m बटा n, 10/100, तो 1/10। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देख लो। From a bag containing 5 red and 4 black ball and a ball is drawn at random. What is the probability of रेड बॉल? रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो n है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस 5 रेड बॉल प्लस 4 ब्लैक बॉल, तो टोटल है 9 बॉल्स। ओके, और m क्या है हमारे पास रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है वो, तो रेड कितनी है हमारे पास 5, तो 5 हमारा m आ जाएगा कि फेवरेबल केसेस। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा m बटा n, 5/9, तो 5/9 हमारे पास रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारी टाइप है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी टाइप है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसे हम इंफेरिकल भी कह सकते हैं। इंफेरिकल क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। ये जो प्रोबेबिलिटी है वो लॉजिक पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है।
कि सपोज कि हमने स्टैटिस्टिकल डाटा इकट्ठा किया, स्टैटिस्टिकल डाटा, कोई सर्वे किया और वो डाटा इकट्ठा किया 100 बेबीज का, तो उसमें से 55 गर्ल्स है, तो हमने 55 गर्ल्स के होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो वो होता है इंफेरिकल डाटा, कि हमने रियल में 100 बेबीज का डाटा इकट्ठा किया है। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लिमिट r बटा n इंफिनिटी, कि जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस होती है, वो क्या होती है, इनफिनिटी होती है, कि जो ये डाटा होता है ये इनफिनिटी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये r हो गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 55 गर्ल्स, 55 एंड टोटल नंबर ऑफ बेबीज क्या है 100, तो हमारा आंसर क्या है 0.55। स्टूडेंट्स जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर हमारे आंसर्स इस तरह से हम लेंगे, पॉइंटों में आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स हमने 2 डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन और सेकंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी, उसकी थ्योरम्स लेके आऊंगी, प्रोबेबिलिटी की, एडिशनल थ्योरम और मल्टीपल थ्योरम्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।